नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025 के बारे में। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के। ठीक है, यहाँ पर मेंस में आपको हम लोग बताएंगे कि मेंस के आंसर्स को किस तरीके से आपको लिखना है। पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी सारे सब्जेक्ट्स की, सीसैट भी कवर किया जाएगा। साथ ही साथ अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इस पर कांटेक्ट करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा गया है। बोला गया है द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज एक्सक्लूसिव पावर इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। काउंसिल ऑफ स्टेट की बात हम कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं, अपर हाउस की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है, पूछा गया है। एक्सक्लूसिव पावर किसमें है? टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। आपको पता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की जब हम बात करते हैं तो हम आर्टिकल 61 की बात करते हैं, और इम्पीचमेंट जो प्रेसिडेंट का है वो कहीं पर भी इनिशिएट हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में। ठीक है, फिर मतलब ये नहीं होगा आपका। दूसरा देखते हैं, टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग फॉर द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना हो, यहाँ पर भी दोनों हाउस का रोल होता है। ठीक है, पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस है वहां से पास होना चाहिए, तो यहाँ पर भी दोनों के पास, लोकसभा राज्यसभा के पास इक्वल पावर है। ठीक है, फिर टू रिकमेंड द क्रिएशन ऑफ अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संतुष्टि करना। तो ये जो है वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगर आप आर्टिकल 312 देखेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि किसके पास पावर होती है और न्यू ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करने की, तो राज्यसभा के पास होती है। ठीक है, एक जगह और राज्यसभा को एक्सक्लूसिव पावर दी गई है, वो आर्टिकल 249 में है। आर्टिकल 249 में क्या कहा गया है कि राज्यसभा अगर चाहे तो वो पार्लियामेंट को ये ऑथराइज कर सकती है, अधिकार दे सकती है कि पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट के किसी मैटर पे लॉ बनाए। ठीक है, आप सभी को पता है जब भी हम बात करते हैं लिस्ट की तो हम मेनली 3 लिस्ट की बात करते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट की हम बात करते हैं। मतलब राज्य सूची की हम बात करते हैं, ठीक है, हम संघ सूची की बात करते हैं और हम समवर्ती सूची की बात करते हैं। ये चीज क्लियर है ना? आर्टिकल 246 भी याद रखिएगा, ये फेडरल स्ट्रक्चर को शो कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो रही है यहाँ पर। तो इसमें क्या बोला गया आर्टिकल 249 में कि स्टेट लिस्ट में पार्लियामेंट, जो स्टेट लिस्ट का मैटर है जहां पर स्टेट को लॉ बनाना है, उस पर पार्लियामेंट सेंटर आपका लॉ बना सकता है अगर राज्यसभा चाहे तो। ठीक है, वो एक प्रोसेस होता है, उसको हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बस यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता रही थी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब दूसरे प्रश्न को देखेंगे क्लास हम। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। Arrange the following event in their chronological order and select the correct answer from the given code। ठीक है, सबसे पहले हंटर कमीशन दिया है, सैडलर कमीशन दिया है, वुड डिस्पैच दिया है, सर्जन प्लान दिया है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक तरीके से इसको याद कर सकते हैं। देखिए, वुड जो है वो हंटर है, ठीक, वुड जो है वो हंटर है, जो रेले है वो सैड है, वो सैड है और कहती है इट हर्ट सर्जेंट। बस ऐसे सोचिए आप, वुड जो है वो हंटर है, रेले सैड है और कहती है इट हर्ट सर्जेंट। तो ये पूरे जो कमीशन है ये आपके एजुकेशन से रिलेटेड है। जैसे वुड डिस्पैच की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले ये आया था, फिर हंटर कमीशन आया था, फिर रेले कमीशन आया था, उसके बाद सैडलर कमीशन आया था, फिर हर्टोंग कमीशन आया था और फिर सर्जन कमीशन आया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देख लें तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, सी के बाद कौन सा हो जाएगा? वुड हंटर है, ए हो जाएगा।
जो रेले है वो सैड है, लेकिन रेले कमीशन यहाँ पे नहीं दिया है, तो सैडलर कमीशन हो जाएगा बी। और वो क्या कहती है, इट हर्ट सर्जन, डी। तो CABD कहाँ दिया है, CABD, तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है क्लास, इतना क्लियर है? देख लीजिए डी आपका सही उत्तर है। अब यहां पर अगर हम बात करें वुड डिस्पैच की, तो वो 1854 में आया था और उस समय लॉर्ड डेलहाउसी था, याद रखिएगा, हो सकता है परीक्षा में पूछ ले कौन था, लॉर्ड डेलहाउसी। फिर हंटर आयोग की बात करेंगे तो 1882, इस समय कौन था, लॉर्ड रिपेन था, याद रखिएगा। यहां पर मैं लिख दूं लॉर्ड डेलहाउसी था, इस समय कौन था, रिपेन था। रिपेन को हम फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं ना। इल्बर्ट बिल किसके समय में आया था, लॉर्ड रिपेन के समय में आया था। ठीक है, वेनाकुलर प्रेस एक्ट को रिपेल किसने किया था, हटाया किसने था, लॉर्ड रिपेन ने हटाया था। ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको पता होने चाहिए। सेडलर आयोग की बात करेंगे तो यहां पर 1917 का समय है, तो ये चेम्सफोर्ड के समय में आया था। और सर्जेंट योजना की हम बात करेंगे तो 1944 ये वेवेल के समय में आया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। रेले कमीशन की बात करेंगे तो वो लॉर्ड कर्जन के समय में आया था। तो हो सकता है कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को दे, जैसे अभी ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो इस तरीके से भी आपको याद रहेगा। और कभी अगर सुमेलित करने को दे दिया कि किस वॉइसरॉय या गवर्नर जनरल के समय में आए थे कमीशन, तो भी आप बता लेंगे। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी क्लास। चलिए दूसरे प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहां पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो कौन सा आपका करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो संबलपुर की बात करेंगे तो उधर कौन थे, किसकी लीडरशिप में हुआ था संबलपुर में, तो ये सुरेंद्र शाही के समय में। ठीक है, लखनऊ में देखिए लियाकत अली दिया है, तो सबसे आसान तो यही है, लखनऊ में बेगम हजरत महल के समय में 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, पता है ना। लियाकत अली की बात करेंगे तो इलाहाबाद, प्रयागराज। ठीक है, कश्मीर की बात करेंगे तो गुलाब सिंह। फिर यहाँ पर हम अगर बात करेंगे गंजाम की तो राधा कृष्ण की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आपका कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ऑप्शन डी, ये सबसे आसान था। यहाँ पर देखिए अगर आपको ABC नहीं पता है, सब ऑप्शंस नहीं पता है, लेकिन लखनऊ वाला तो बहुत कॉमन था कि यहाँ पे बेगम हजरत महल थी। ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हैं, तो डी आपका सही उत्तर है। एक बार हम देख भी लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, इलाहाबाद की बात करेंगे, प्रयागराज की तो लियाकत अली, लखनऊ में बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान प्रश्न बोलूंगी मैं उसको, आपकी परीक्षा में पूछा गया है। ये प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। इधर स्टेट दिए गए हैं, दूसरी तरफ हाईएस्ट पीक दी गई है। तो चलिए बताइए, केरल दिया है, नागालैंड दिया है, उत्तराखंड दिया है, तमिलनाडु दिया है। तो अगर हम उत्तराखंड की बात करेंगे तो नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में है। सी का सेकंड तो एक ही जगह दिया है। अच्छा, जब ऐसा एक ही ऑप्शन से आपको तुरंत सुमेलित हो जाता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पर देखो सी का सेकंड यहीं पर दिया है, और ऑप्शंस को हम चेक कर लेते हैं, कहीं पर सी का सेकंड नहीं दिया है। तो अब हम केरल की बात करेंगे तो केरल की अन्नामलाई। ठीक है, फिर उसके बाद नागालैंड की बात करेंगे तो यहाँ पर सारामती, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्लास, परीक्षा में हो सकता है नागालैंड दे दे, कोई और ऑप्शन आपको दे दे, तब भी आपको याद होना चाहिए। और तमिलनाडु की बात करेंगे तो डोडा बेटा, ये याद रखना है आपको। ठीक है, केरल की बात करेंगे तो आपका अनाईमुदी याद रखेंगे आप, अनाईमुदी, शायद मैंने अभी गलती से अन्नामलाई कुछ बोल दिया था, अनाईमुदी याद रखिएगा आप, जो ऑप्शन यहाँ दिया है उसको। ठीक है, फिर उसके बाद नागालैंड की बात करेंगे तो सारामती याद रखिएगा। फिर उसके बाद उत्तराखंड में हमने नंदा देवी देख लिया, और तमिलनाडु में आप डोडा बेटा देखेंगे। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द पंपास ग्रासलैंड सिचुएटेड, जो पंपास घास का मैदान है वो कहां पर सिचुएटेड है आपका, अर्जेंटीना, ब्राजील, इक्वाडोर या फिर चिली। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, पंपास कहां पर है, तो बताइए ABCD में से आपका सही उत्तर जो है वो है अर्जेंटीना, ए आपका सही उत्तर है। अब हम लोग यहां पर देख लेते हैं कुछ और
ग्रासलैंड जो कि आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। जैसे सवाना की बात करेंगे तो ये अफ्रीका में है, ठीक है। लानोस की बात करेंगे तो वेनेजुला में है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद पार्कलैंड की बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका में। स्टेपीज की बात करेंगे तो यूरेशिया में, ठीक है, याद रखिएगा। और यहां पर अगर हम पंपास की बात करेंगे तो वो दक्षिण अमेरिका में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है क्लास। डाउन की बात करेंगे तो वो कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। अच्छा, इंडिया के पर्सपेक्टिव में पूछा जाता है 16 ग्रासलैंड किधर है, तो आप कहां बताएंगे, केरला में बताएंगे, ये भी याद रखिएगा। वेल्ट कहां पर है, यूरोप में है। और तो सब आपका हो गया, ठीक है। तो यहां पर ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हु हैड मर्ज सिक्किम इन इंडिया, ठीक है। सिक्किम का भारत में विलय किसके समय पे हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के, लॉर्ड विलियम बेंटिक के, लॉर्ड डेलहाउजी के, या फिर लॉर्ड ऑकलैंड के। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा, तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है सी, लॉर्ड डेलहाउजी के समय में सिक्किम का विलय भारत में हुआ था। यहां पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर परीक्षा में आपसे पूछे पंजाब का विलय भारत ब्रिटिश, मतलब यहां पर देखिए क्लास, एक मिनट, ये देखिए, अगर पूछे आपसे कि पंजाब का जो विलय है वो ब्रिटिश साम्राज्य में या भारत में कब हुआ था, तो आप क्या बताएंगे, 1849 में। आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। और लॉर्ड डेलहाउजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेजों डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर उस पर अधिकार कर लिया था, कब, 1850 में। तो दोनों आपका लॉर्ड डेलहाउजी के समय पे ही हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बता रही हूं। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन। तो परीक्षा में रूरल पॉपुलेशन भी पूछ सकता है, अर्बन पॉपुलेशन भी पूछ सकता है। अर्बन पॉपुलेशन की बात करेंगे तो आप महाराष्ट्र बताएंगे, रूरल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो हम देख लेते हैं, मध्य प्रदेश दिया है, महाराष्ट्र दिया है, पंजाब दिया है और उत्तर प्रदेश दिया है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन कहां पर है, तो वो है उत्तर प्रदेश में, डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये यूपी स्पेशल के प्रश्न हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देख लीजिए क्लास, यहाँ पर जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो 15 करोड़ 53 लाख, ठीक है। फिर सर्वाधिक शहरी जनसंख्या की बात करेंगे तो वो महाराष्ट्र में है। अगला हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज द लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट एज पर 2011 सेंसस। तो उत्तर प्रदेश में लोवेस्ट लिटरेसी रेट कहां पर है, तो देखिए रामपुर दिया है, बलरामपुर दिया है, श्रावस्ती दिया है और बहराइच दिया है। तो सबसे कम लिटरेसी कहां पर है, तो वो है आपके श्रावस्ती में। फीमेल लिटरेसी की बात यहां पर की है, याद करिए। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, आप याद कर सकते हैं। मेल लिटरेसी उत्तर प्रदेश में अप्रोक्सीमेटली 77.3 है। अगर हम टोटल लिटरेसी की बात करेंगे तो वो 67 है, और फीमेल लिटरेसी की बात करेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 57% है। ये भी आपको याद होना चाहिए। हम एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए श्रावस्ती में जो लिटरेसी है वो 34.8% है, और बलरामपुर सेकेंड नंबर पर है 38.43, ठीक है। हो सकता है क्लास अभी हम किसी नंबर को पढ़े और गलती से कोई और नंबर पढ़ दे, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अभी मुझे लग रहा है थोड़ी देर पहले, अगर ऐसा है तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 15 करोड़ 53 लाख को कुछ गलत पढ़ा है, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिएगा, यहाँ पर कितना बोला गया, 50 करोड़ 53 लाख, ठीक है। इतना तो मुझे भी नहीं याद रहता, लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ पर ये हमने डिस्कस कर लिया। अगला प्रश्न, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग स्टेट वे आर क्रिएटेड इन इंडिया फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अब यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है।
अभी कुछ दिन पहले हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले कई क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए किए थे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट है। अब देखा जा रहा है कि अरेंजमेंट करने को बोल रहा है बार बार हर क्वेश्चन में, तो यहाँ पर भी देखिए आपको अरेंज करने को बोला है, सुमेलित करने को नहीं बोला है। अगर सुमेलित करने को बोला होता तो ये प्रश्न इजी होता, लेकिन यहाँ पर अरेंज करने को बोला है। लेकिन अरेंज करने में सबसे आसान ऑप्शन तो इन्होंने आंध्र प्रदेश दे दिया है, और मैंने आपको कितनी बार बताया है कि आंध्र प्रदेश जो था वो पहला राज्य था जो कि भाषाई आधार पर जिसका गठन हुआ था 1953 में, ठीक है। लिंग्विस्टिक बेसिस पे आंध्र प्रदेश पहला स्टेट था जो कि आपका बना था, ये चीज आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी कि कौन कौन सी कमिटीज थी, सब बताया था। फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो ये सारी चीजें अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो उसको जरूर पढ़िएगा क्लास, क्योंकि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये तो हमको पता है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना है 1953 में। हरियाणा की बात अगर हम करेंगे तो ये 1966 में आपका फॉर्म हुआ है, हिमाचल प्रदेश 1971 में, और सिक्किम की बात करेंगे तो 1975 में। अब आप अरेंज करिए, तो सबसे पहले तो 1 वाला देखो यहां दिया है, यहां दिया, इन दोनों को काट दो। अब आपको 2, 3, 4 या 3, 2, 4 कौन सा होगा सही? 4 सबसे लास्ट में होगा, ये भी क्लियर हो गया। अब 3, 2, 2, 3 में आपको गेस करना था, तो देख लीजिए 1971 हिमाचल प्रदेश, हरियाणा 1966, तो पहले हरियाणा आएगा, तो 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया। आपका सही उत्तर बी हो गया, ठीक है। याद रखिएगा क्लास, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है जो चीज मैं आपको बता रही हूं। यहां पर इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो यहां पर हमने आंसर आपको बी बताया था ना, बी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए हरियाणा 1966 में, फिर 1971 में ये, और 1975 में आपका सिक्किम। अगला प्रश्न देखते हैं। Which of the following is not mosquito borne disease? ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और रिसेंटली आपका पूछा गया प्रश्न है। कौन सी बीमारी मच्छर काटने से नहीं होती है? तो यहाँ पर डेंगू फीवर, अब इस समय तो डेंगू बहुत फैल रहा है, तो सबको पता है कि डेंगू मच्छर काटने से ही होता है, प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया है फाइलेरियासिस, तो ये भी आपका मच्छर काटने से ही होता है। फिर मलेरिया की बात करेंगे तो मलेरिया भी मच्छर काटने से होता है, लेकिन जो स्लीपिंग सिकनेस है ये मच्छर काटने से नहीं होता है, ठीक है। ये आपकी एक फ्लाई के काटने से होता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक प्रोटोजोआ के कारण होता है, जो आपकी सीसी मक्खियों के वजह से इनके शरीर में आश्रित होते हैं, और ये प्रोटोजोआ आपका कौन सा है, यहाँ पर देख लीजिए ट्रिपेनोसोमा, ठीक है, ट्रिपेनोसोमा। परीक्षा में हो सकता है पूछ ले, क्योंकि अभी परीक्षा में मॉस्किटो से रिलेटेड प्रश्न पूछा है, अगली बार हो सकता है पूछ ले कि निद्रा रोग जो है, ठीक है, वो किस प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है, या फिर किस फ्लाई के कारण होता है। तो आप सीसी मक्खियां याद रखेंगे और प्रोटोजोआ का भी नाम याद रखेंगे, ट्रिपेनोसोमा, ठीक है, ये याद रखिएगा। परीक्षा में यहां से प्रश्न बन सकता है क्लास, जो भी पॉइंट बताती हूँ इंपॉर्टेंट है। मैं फिर एक ही चीज बोलूंगी, प्रीलिम्स के लिए जो जो टॉपिक पहले इंपॉर्टेंट थे वो आज भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। तो यहाँ पर ट्रिपेनोसोमा आपको याद रखना है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, जो कि आपका विटामिन से रिलेटेड है, ठीक है। विटामिन जो ये है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखा जाता है हर साल आपके परीक्षा में यहां से प्रश्न बनता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। अब राइबोफ्लेविन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका कौन सा विटामिन है, ये विटामिन B2 है, ठीक है। तो विटामिन B2 की कमी से कौन सी डेफिशिएंसी, इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है बोला गया है। तो सबसे पहले पेलाग्रा दिया गया है, फिर उसके बाद स्कर्वी डिजीज दी गई है, फिर बेरी और फिर चेलोसिस की बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए स्कर्वी डिजीज जो है वो विटामिन सी की कमी से होती है, ठीक है, सी की कमी से। पेलाग्रा की बात अगर हम करेंगे तो ये विटामिन B3 की कमी से होती है, ठीक है। और चेलोसिस की अगर हम बात करेंगे तो ये विटामिन B2 की कमी से होती है, और विटामिन B1 की कमी से बेरी होती है, जिसको कि हम थायमीन भी बोलते हैं। तो B1 की कमी से आपकी बेरी हो गई, B3 की कमी से पेलाग्रा हो गया, C की कमी से स्कर्वी हो गया, और विटामिन B2 की कमी से क्या हो गया, चेलोसिस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा,
डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको जरूर आप पढ़ के जाइएगा, परीक्षा में हर साल यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है। तो डी आपका सही उत्तर था। देख लीजिए, विटामिन B1 थायमीन की बात करेंगे, इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से होता है स्कॉर्बिक एसिड की कमी से। पेलांग्रा की बात करेंगे, विटामिन B3 की कमी से होता है नियासिन की वजह से। और यहाँ पर विटामिन B2 की बात करेंगे तो राइबोफ्लेविन की वजह से चेलियोसिस रोग होता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है, क्लियर है ना क्लास। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है कि कौन कौन सा विटामिन आपका फैट सॉल्युबल होता है, कौन कौन सा विटामिन आपका वाटर सॉल्युबल होता है। तो जब हम डेका की बात करेंगे, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, तो ये जो है, ये विटामिन जो आपके होते हैं ये फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और जब हम बात करेंगे विटामिन बी और सी की, तो ये जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये भी याद रखिएगा, हो सकता है परीक्षा में पूछ ले, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्लास, क्या दिया गया है यहाँ पर। द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेट फ्रॉम, ठीक है, कार्बन क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से ओरिजिनेट हुआ है। तो अर्थ समिट रियो दी जेनेरियो, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और G8 समिट की बात यहाँ पर की गई है। तो आप बताइए मुझे सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर। देखिए, जब हम कार्बन क्रेडिट की बात करते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। क्योटो प्रोटोकॉल में हम ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की बात करते हैं, और इसी में हम कार्बन क्रेडिट की भी बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो गया, बी आपका सही उत्तर हो गया। अब क्लास आपके परीक्षा के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक बार हम फिर जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ये कब हुई थी, 1972 में, ठीक है, याद रहेगा 1972 में इंदिरा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट कब आई थी, वो भी 1972 में, ठीक है। और भारत में 1973 में अगर आप देखेंगे वन जीव संरक्षण अधिनियम आ गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ गया 1972 में ही, 1972 में ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ गया। और 1973 में भारत में क्या आया अगर हम देखेंगे तो प्रोजेक्ट टाइगर, ये भी याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, इतना याद रहेगा। फिर हम बात करते हैं 1987 की। तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया था और ये आपका 1989 में इफेक्ट में आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि आपका किस चीज से रिलेटेड है, ओजोन से रिलेटेड है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो है जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन सब के एमिशन को रोकने की बात इसमें की जाती है, ठीक है। फिर अगर हम देखेंगे यहाँ पर 1992 में क्या हुआ, याद रखिएगा अर्थ समिट हुआ। यहाँ पर मैं एम लिख दूं या पूरा लिख दूं, पूरा लिख देती हूँ ताकि अगर आपको नोट करना हो तो आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। 1992 में हम देखेंगे तो रियो समिट हुआ जिसको कि हम अर्थ समिट भी कहते हैं। और मैंने आपको कई बार क्या बताया है कि अर्थ समिट में ही एजेंडा 21 आया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एजेंडा 21 कब आया था, 1992 में, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, यहां पर एक चीज और बताऊंगी, 1957 में एक रिपोर्ट आई थी, ब्रंटलैंड रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट, ब्रंटलैंड रिपोर्ट, ये याद रखिएगा, ठीक है, जिसका की थीम क्या था, कॉमन फ्यूचर। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात पहली बार की गई थी, 1987 का समय है ये। क्लास जो जो पॉइंट बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को देगा तो आप सब अरेंज कर लेंगे। फिर 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को इन्फोर्स किया गया, प्रोटोकॉल को 1992 में रियो समिट हुआ जिसमें एजेंडा 21 आया। फिर 1997 की जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या आया, क्योटो प्रोटोकॉल आया, जो कि आपका इन्फोर्स कब हुआ, 2005 में, याद रखिएगा, ठीक है ये चीज। तो ये पूरी जो टाइमलाइन है आपको पता होना चाहिए, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां पर तो आपका सही उत्तर है
क्योटो प्रोटोकॉल। अगर कार्बन क्रेडिट को क्लास हम समझे थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं अगर, कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले आया है, तो वहां पर इंडस्ट्रीज जो है वो अच्छे से डेवलप कर चुकी हैं, और हम कह सकते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कार्बन का एमिशन ज्यादा कर रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज के कंपैरिजन में। लेकिन अब क्या करना है, क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार हमें अपने कार्बन एमिशन को कम करना है। तो उस कंडीशन में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्या कर सकती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में कोई रेन्यूएबल या कोई भी इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट स्टैब्लिश कर दे। अब आप समझो, ये मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रही हूं। अमेरिका है, ठीक है, और इधर मैं भूटान ले रही हूं। अब एग्जाम्पल, अगर अमेरिका को बोला गया है कि आप 100 यूनिट तक कार्बन एमिट कर सकते हैं, ठीक है, और भूटान को बोला गया है अब आप 90 यूनिट तक ही कार्बन एमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब अमेरिका में बहुत सी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं जो काम कर रही हैं, तो अमेरिका को पता है कि हम अपनी लिमिट को 100 से ज्यादा, 100 से कम नहीं कर सकते, 100 से प्लस ही होगा। 100 से प्लस मतलब हम 150 हम यूनिट जो कार्बन है, हम एक छोटा सा बस ऐसे नंबर लेके आपको समझाने का प्रयास करें, 150 यूनिट हम CO2 को एमिट करेंगे ही करेंगे, कितना भी कट ऑफ कर ले। तो उस कंडीशन में वो क्या कर सकती हैं, ये जो 50 का डिफरेंस है ना, वो किसी और से खरीद सकते हैं, इसलिए क्रेडिट की बात की गई है। वो भूटान में जाएं और भूटान में जाकर कहें कि आप हमें अपना 50 क्रेडिट दे दीजिए और हम आपके यहाँ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के प्रोजेक्ट लगा देंगे, जैसे हम सोलर पावर प्लांट लगा देंगे, ठीक है, विंड एनर्जी से रिलेटेड कोई प्लांट लगा देंगे, या फिर कोई भी इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट हम लेके आएंगे, ताकि भूटान में जो कार्बन का एमिशन है वो और कम हो जाए, ठीक है, और जितना वहां कम होगा उतना ज्यादा हम अपने यहाँ प्रोड्यूस कर लेंगे। तो ये वहां से कार्बन को खरीद रहे हैं, ठीक है, कि हमको थोड़ा सा दे दीजिए, हमारे यहाँ ज्यादा एमिशन हो रहा है, उसके बदले हम आपके यहाँ रिड्यूस कर देंगे प्रोजेक्ट लाके, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कार्बन क्रेडिट होता है, मैंने आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया, लेकिन बस आपकी परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कार्बन क्रेडिट किससे रिलेटेड है, क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। वैसे मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया है भूटान, तो ये तो आपका यहाँ पर तो बहुत ही कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड निगेटिव भी हो जाता है ये, तो यहाँ पर कोई और कंट्री भी आप ले सकते थे, ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे दिया। चलिए, तो ये चीज क्लियर हो गई ना क्लास, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज स्मॉलेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया, एरिया के टर्म में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट उत्तर प्रदेश की कौन सी है। तो हमीरपुर दिया है, हाथरस दिया है, हरदोई दिया है और हापुड़ दिया है। तो ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा, उत्तर प्रदेश की जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है हापुड़, ठीक है, और अगर पूछेगा सबसे लार्जेस्ट तो आप लखीमपुर खीरी बताएंगे। तो D आपका सही उत्तर है, यहाँ पर देख लीजिए, D जो है वो सही है, हापुड़ जो है वो सबसे छोटी है, लखीमपुर खीरी जो है वो सबसे बड़ी है। अगला हम देखते हैं, Which of the following Indian archaeologists first visited Bhimbetka cave and discovered the prehistoric significance of its rock painting? तो यहाँ पे भीमबेटका गुफा को किसने खोजा, आपसे ये पूछा गया है, तो बताइए, माधव स्वरूप वत्स, HD संकालिया, VS वाकंकर या फिर VN मिश्रा। तो यहाँ पर ABCD में से आपको सही उत्तर क्या लग रहा है। अब देखो एग्जामिनर ने जब सेट किया तो दोनों VV वाला दे दिया है, ठीक है, तो अगर किसी स्टूडेंट ने याद किया होगा भीमबेटका V से स्टार्ट होता है जिसने खोज की थी, तो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर सही उत्तर है VS वाकंकर ने, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, कहने को दुनिया के लिए वो एक कंकड़ था, कंकड़, ठीक है, भीमबेटका केव क्या था, एक बड़ा सा कंकड़ था, लेकिन वाकंकर ने वहां जाकर खोजा प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स को, ठीक है, तो वह कंकड़ हो गया, भीमबेटका क्या हो गया, वह कंकड़ हो गया। तो यहाँ पर C आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ पर आपको एक तरफ हड़प्पन साइट्स दी गई है, दूसरी तरफ आपको स्टेट ऑफ इंडिया दिया गया है। चलो, बालू, मांडा, पाडरी, हुलास,
हुलास कहां पर है? हमारे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो डी का फर्स्ट यहां भी है, यहां भी है। चलो बहुत अच्छी बात है, हमको मदद नहीं मिली। मांडा की बात करेंगे तो ये जम्मू में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। तो बी का सेकंड यहां है, यहां भी है। तो ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि हमको पहले पता है डी का फर्स्ट है और बी का सेकंड है। ठीक है, हम डी मार्क कर सकते हैं। अब देखिए, जब हम बालू की बात करेंगे तो बालू हरियाणा में है और पांडरी कहां पर है? ये गुजरात में है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्लास परीक्षा के लिए आपके। ये प्रश्न आपके परीक्षा में फिर रिपीट हो सकता है, तो ध्यान से इसको एक बार देख लीजिए। तो यहां पर आपका सही उत्तर डी है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं क्वेश्चंस का। अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, आपको बताना है। तो IIVR, IIPR, IVRI और IGFRI, तो अब बताइए ये क्या दिया गया है? पता नहीं क्या दिया गया है। तो देखिए IIVR, यहां पर जो V है वो वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए है। IIPR में ये जो P है वो पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की गई है। IVRI जो है ये वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की गई है। ठीक है, और IGFRI में ये ग्रास एंड फोडर की बात की गई है। याद रहेगा, परीक्षा में पूछा जाता है ये प्रश्न। तो जब हम ग्रास और फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो ये कहां पर है? ये झांसी में है, एकदम सही है। जब हम वेटनरी इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो वो इज्जत नगर में है, बरेली में, एकदम सही है। ठीक है, हम पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो वो कहां पर है? वो कानपुर में है। ठीक है, एकदम सही है। यहां पर वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो वो लखनऊ में नहीं, कहां पर है? वाराणसी में है। ठीक है, वाराणसी में है, याद रखिएगा। लखनऊ में शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बोटेनिकल गार्डन है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहां पर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो चलिए बताइए कौन सा आपका करेक्टली मैच नहीं है। जब हम लेस वर्क की बात करते हैं, गोटे के काम की, तो गोटे का काम लखनऊ में और बनारस में होता है। ठीक है, पीतल की मूर्तियों की बात मथुरा में दिया गया है, ताले की बात अलीगढ़ दिया गया है, बेत व झड़ियों की बात वाराणसी में दिया गया है। तो देखिए क्लास, यहाँ पर अगर हम देखिए तो सबसे पहले पीतल की मूर्तियों की बात अगर हम करें तो पीतल का काम ना आपका मुरादाबाद में होता है। ठीक है, सबसे आसान ऑप्शन है और यही आपका सही भी है। और भी जो है लेस का काम की बात करेंगे तो लखनऊ और बनारस में आपको मिलेगा, यहाँ तक कि बेत का भी काम, ठीक है, आपको बनारस में दिख जाएगा। लेकिन जब पीतल के काम की बात आएगी तो वो मुरादाबाद आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? बी आपका करेक्टली मैच नहीं है, अलीगढ़ का ताला, याद रखिएगा। चलिए तो देख लीजिए, बी आपका सही मैच नहीं है। ठीक है, अच्छा देखिए, बेत व झड़ियों के लिए जो है वो आपका मेनली बरेली प्रसिद्ध है, लेकिन बेत व झड़ियां आपका बनारस में भी बनता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर मेला दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, देवी पाटन मेला, काम्पिल मेला, बटेश्वर मेला, ददरी मेला। ठीक है, ददरी मेला बलिया में लगता है, मुझे पता है। ठीक है, देखो बलिया में, डी का फोर्थ, देवी पाटन भी बलरामपुर में, तो ये ए का सेकेंड। देखते हैं हम एक बार। देखो आप जिन जिन प्लेसेस पे थोड़ा बहुत रहे हो ना, तो वहां के मेला आपको पता रहता है। तो जैसे मैं ददरी मेला देखी, मुझे पता था बलिया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर देखा देवी पाटन मंदिर कहाँ पर है? बलरामपुर में है। ठीक है, तो मैंने तुरंत टिक लगा दिया। तो ए का क्या हो गया? सेकेंड, ए का सेकेंड, तब तो तुरंत आंसर मिल गया। देखिए डी का फोर्थ, यहाँ पर देखिए। अब देख लीजिए, हम अगर बात करें कंपिल मेला की, तो वो कहां पर लगता है? वो फर्रुखाबाद में लगता है, और बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। सही उत्तर सी हो गया आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। वेयर आर बुक्सा ट्राइब्स लिविंग इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? तो बताइए, बिजनौर में, बलरामपुर में, श्रावस्ती में, या फिर चित्रकूट में? तो बी से बुक्सा, बी से बिजनौर। तो बुक्सा ट्राइब जो है वो मेनली बिजनौर में रहती है, तो यहाँ पर आपका ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, बुक्सा या भोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है।
बुक्सा जनजाति की पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तखत कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, तखत कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान स्थित है कहां पर? तो बताइए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान कहां पर है? लखनऊ में है कि अयोध्या में है कि मथुरा में है कि मेरठ में है? तो ना ये लखनऊ में है, ना ये अयोध्या में है, ना ये मेरठ में है, ये मथुरा में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो डी आपका सही उत्तर है। ये जो प्रश्न है आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा क्लास, पूछे गए प्रश्न आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार। हो सकता है कुछ प्रश्न फंस जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए, तो डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान मथुरा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, वाराणसी की बात करेंगे तो संस्कृति एवं धर्म के लिए जाना जाता है, गंगा मैया है। ठीक है, काशी विश्वनाथ जी हैं, तो धर्म के लिए, संस्कृति के लिए जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर लखनऊ की बात करेंगे तो प्रदेश की राजधानी है, ये भी बिल्कुल सही है। मुरादाबाद अभी हमने डिस्कस किया, पीतल उद्योग के लिए जाना जाता है, थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया, तो ये सब सही है। झांसी की अगर हम बात करेंगे तो ये औद्योगिक केंद्र के लिए नहीं जाना जाता है, यहाँ पर हम देखेंगे तो ये पर्यटक स्थल है आपका एक। ठीक है, ये याद रखिएगा। औद्योगिक केंद्र की बात करेंगे तो ये नोएडा साइड वाला रीजन हो गया, तो इधर आपका सी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं था ये पूछा गया था। देखिए, झांसी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। अगला हम देखते हैं, इस प्रश्न को हम देखते हैं, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो बताइए, गोरखपुर, सहारनपुर, मेरठ या फिर कानपुर? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है सहारनपुर, बी आपका सही उत्तर है। ये डायरेक्ट प्रश्न है तो इसमें कुछ ऐसे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। देख लीजिए, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का सहारनपुर नगर जो है वो आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से प्रसिद्ध सहारनपुर से प्रदेश के काष्ठ नक्काशी उत्पादन का लगभग 90% भाग प्राप्त किया जाता है। ये चीज क्लियर होगी आपको। ठीक है, ठीक है क्लास। अच्छा, यहाँ पर अगर हम सहारनपुर की बात करें तो आप मुझे बताइए, सहारनपुर अपनी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ शेयर करता है? परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सहारनपुर अपनी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ शेयर करता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, थोड़ा सा आप अपने नॉलेज को ब्रश अप करिए। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो बता दीजिए कौन सा सही सुमेलित है। भोटिया दिया है, बाराबंकी, फिर उसके बाद बुक्सा, बिजनौर, राजी, गोरखपुर और थारू बांदा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? देखिए क्लास, थारू की बात करेंगे तो ये तराई रीजन में गोरखपुर साइड में आपको मिलेगा। ठीक है, राजी की बात करेंगे तो ये उत्तराखंड रीजन में आपको मिलता है। ठीक है, बुक्सा जो है वो बिजनौर में अभी हमने देखा, यही आपका सही है। भूटिया भी देखेंगे तो उत्तराखंड वाले गढ़वाल वाले रीजन में ये आपको मिलते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? सी आपका सही उत्तर है, क्योंकि पूछा गया था कौन सा सही सुमेलित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। देख लीजिए, भूटिया, गढ़वाल, बुक्सा, बिजनौर, राजी जो है पिथौरागढ़, ये आपको उत्तराखंड रीजन, और थारू गोरखपुर। अब देखिए यहाँ पर कर्मा लोक नृत्य है, पूछा गया है कहाँ का है? महोबा का है, पूर्वांचल का है, ब्रज का है या फिर सोनभद्र का है? ठीक है, तो बताइए किसका है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोनभद्र का है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे सहारनपुर के बारे में पूछा था कि आप बताएंगे सहारनपुर किन किन राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पर आप मुझे दूसरा प्रश्न का उत्तर देंगे कि सोनभद्र किन किन राज्यों के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राज्यों के साथ, अलग अलग विभिन्न राज्यों के साथ अब सबसे ज्यादा अपनी बाउंड्री शेयर करने वाला कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा जिला है, उसका भी उत्तर आप मुझे बताएंगे। ठीक है, हिंट तो आपको यहाँ से मिल गया होगा। ठीक है,
ये चीज आपको बताना है। थोड़ा सा क्लास जब भी हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आप थोड़ा सोचिए कि क्या ये डिस्ट्रिक्ट एकदम मिडिल में तो नहीं है। अगर मैं लखनऊ को बोलूंगी, लखनऊ किन अदर स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो आप बोलेंगे किसी के साथ नहीं। गोरखपुर को बोलूंगी तो आप बोलेंगे किसी के साथ नहीं। हाँ, ज्यादातर स्टूडेंट जब गोरखपुर की बात आती है तो नेपाल से कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिएगा, नेपाल के साथ गोरखपुर अपनी बाउंड्री नहीं शेयर करता है, ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सी सही उत्तर है। तो जो भी चीज मैं आपसे पूछा करूं उसको एक बार सोचा करिए, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है ये सब पॉइंट। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? तो बताइए, सारनाथ है, यहां पर सारनाथ दिया गया है, एक मिनट। फिर उसके बाद देवी पाटन दिया है, कुशीनगर दिया है, कौशाम्बी दिया है। तो बताइए, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौशाम्बी। जैन और बौद्ध दोनों के लिए फेमस है। ठीक है, यहाँ पर हम कुशीनगर की बात करेंगे तो यहाँ पर गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ये आपको पता है। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, गंगा जी वाराणसी में है, सही है। ठीक है, गोमती ये सुल्तानपुर में बहती है, बिल्कुल सही है। अगर हम देखेंगे तो लखनऊ में भी गोमती नदी हो गई। सरयू जी जो है वो अयोध्या जी में है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर कोसी जो है वो गोरखपुर में नहीं है। कौन सी नदी गोरखपुर में है? राप्ती नदी गोरखपुर में है। चलिए अगला हम देखें क्लास क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। घटना दिया है और स्थान दिया है। तो चलिए बताइए, माघ मेला, झूला मेला, पशु मेला और देवा मेला। ठीक है, तो देवा शरीफ की अगर हम बात करें तो देवा शरीफ में देवा मेला लगता है। और देवा शरीफ कहां पर है? बाराबंकी में है। तो यहाँ पर डी का क्या हो जाएगा? डी का फर्स्ट हो जाएगा। डी का फर्स्ट यहाँ भी दिया है और यहाँ भी दिया है। ठीक है, झूला मेला की बात करेंगे तो ये वृंदावन में लगता है, तो बी का थर्ड यहां दिया है। ठीक है, तो ए ही आपका सही उत्तर होगा, और को हम मैच कर लेते हैं। माघ मेला की बात करेंगे तो आप सभी को पता है प्रयागराज में, इलाहाबाद में लगता है। और पशु मेला जो है वो बटेश्वर में लगता है। तो यहाँ पर ए आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, आज ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो यूपी स्पेशल के हैं, तो यूपी स्पेशल से रिलेटेड फैक्ट्स आपकी रिवाइज हो रहे हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी जो है वो मुख्यतः पाई जाती है, कहां पर बोला गया है? तो बताइए, सीतापुर बाराबंकी में, एटा मैनपुरी में, आगरा मथुरा में, या फिर मिर्जापुर झांसी में। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इधर झांसी है, इधर क्या है? इधर अगर आप देखेंगे तो ललितपुर है। ठीक है, और यहीं पे आपकी एमपी के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर लाल मिट्टियां जो है वो मुख्यतः आपकी इस रीजन में पाई जाती है, मिर्जापुर झांसी रीजन में पाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कर्मा एक लोक नृत्य है, कहाँ का? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, तो वहां पे डायरेक्ट आपसे डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ लिया था। यहाँ पर बोला गया है कि कहाँ पर है? सोनभद्र में है, बुंदेलखंड में है, ब्रजभूमि में है, या फिर उपयुक्त में से कहीं नहीं। तो कर्मा लोक नृत्य जो है वो सोनभद्र में है। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए, कर्मा जो है वो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ अंचल के आदिवासी समाज का प्रचलित लोक नृत्य है। भादो मास में, यहाँ पर देखिए, भादो मास की एकादशी को उपवास के पश्चात करम वृक्ष की शाखा को घर के आंगन या चौगान में रोपित किया जाता है, और दूसरे दिन कुल देवता को नैवेद्य समर्पित करने के बाद ही उसका उपभोग शुरू होता है। और उत्तर प्रदेश में सोनभद्र मिर्जापुर के खरवार जो आदिवासी हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं? कर्मा नृत्य करते हैं। तो हो सकता है परीक्षा में इस तरीके से पूछ ले कि कर्मा नृत्य कौन आदिवासी करते हैं, तो आप बताएंगे खरवार आदिवासी। कहाँ मिलते हैं? मिर्जापुर और सोनभद्र में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। अगला हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो बताइए, कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में, प्रयागराज में नहीं, आगरा में नहीं, लखनऊ में नहीं, गाजियाबाद में। ठीक है, पुलिस संग्रहालय कहाँ पर है? पुलिस संग्रहालय गाजियाबाद में है। चलिए, ये पहले का क्वेश्चन है, इसी वजह से आपको जो नाम दिए गए हैं पुराने दिए गए हैं, जैसे इलाहाबाद दिया गया है। जब आपके परीक्षा में पूछेगा तो प्रयागराज ही दिया रहेगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर क्या बोला गया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में भारतीय कारपेट प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है। तो ये भी उसी समय का था क्लास पहले का। तो यहाँ पर याद रखिए, भदोई की बात करें और मिर्जापुर में अगर हम देखें तो कारपेट यहाँ मिलती है, ठीक है, भदोई और मिर्जापुर में। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं एक बार हम लोग। यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश के भदोई, संत रविदास नगर जनपद, मिर्जापुर जनपद में अगर हम देखेंगे तो कारपेट आपको अच्छे मिलते हैं, ठीक है। देखिए, ये सब आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाले में भी पूछा जा सकता है, इसलिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कौन सा जनपद किस चीज के लिए फेमस है, आपकी परीक्षा में सुमेलित करने को दे सकता है। तो पहले भी पूछा जाता था, आने वाले समय में भी यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। अगला हम देखते हैं, when dash was born the earth snack and half hand। क्या लिखा है, जा दिन जन्म भयो का डैश का धरती धसी अड़ाई हाथ। ये किसके लिए बोला गया है, विद्याधर के लिए, माहिल के लिए, परमार्दी के लिए या फिर आल्हा के लिए। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या है, ये किसके लिए बोला गया है, ये आल्हा के लिए बोला गया है, सी सही उत्तर है। ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, आल्हा के लिए बोला गया है। जा दिन जन्म भयो आल्हा का धरती धसी अड़ाई हाथ, ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, आला और उदल की बात आप लोग ने सुनी होगी, तो अगर हम देखेंगे तो ये इनका जन्म बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था, ठीक है, महोबा में। अगला प्रश्न यहां पर देखिए क्या दिया गया है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में, ठीक है, आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए 1916 की बात की गई है, 1905 की बात की गई है, 1946 और 1925 की बात की गई है। तो अब इसको आप अगर अरेंज करेंगे तो आपको याद होगा, जब मैंने 1905 की बात की थी तो बताया था बंगाल का विभाजन होता है और 1905 का बनारस का सेशन कौन प्रिसाइड करता है, जो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे। पॉलिटिकल गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, उन्होंने प्रिसाइड किया था। कहाँ किया था, बनारस में किया था, और स्वदेशी रिजोल्यूशन पास किया गया था। ये सब चीजें मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पर डी का सेकंड हो जाएगा, डी का सेकंड आपका 2 जगह दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर 1916 अगर आप देखेंगे तो 1916 में कौन सा पैक्ट साइन हुआ था, लखनऊ पैक्ट। किसके किसके बीच में, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में साइन हुआ था, ठीक है, याद है ना, अंबिका चरण मजुमदार थे उस समय, उन्होंने प्रिसाइड किया था। तो ये लखनऊ में हुआ था। तो सी का फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है। तो हम मान सकते हैं कि हमारा उत्तर जो है वो सी सही है। अब देखिए 1925 की बात करेंगे कानपुर में, तो 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को सरोजनी नायडू ने प्रिसाइड किया था। आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है, ठीक है। तो कानपुर में 1925 में सरोजनी नायडू ने इसे प्रिसाइड किया था। और फिर मेरठ की बात करेंगे तो 1946 में हुआ था। सी सही उत्तर है। देखिए परीक्षा में पहले पूछा जाता था, अब पता नहीं पूछा जाएगा कि नहीं, कि कौन पहली महिला थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड किया था, तो हम बताते थे एनी बेसेंट, ठीक है। फिर पूछा जाता था पहली भारतीय महिला कौन थी, तो सरोजनी नायडू, ठीक है, ये पूछा जाता था। पूछा जाता था पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, तो बरउद्दीन तैयब जी थे, ठीक है, ये। फिर उसके बाद इसी तरीके से जॉर्ज यूल के बारे में भी पूछा जाता था, इंग्लिशमैन कौन थे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपके दिमाग में होने चाहिए, आपकी परीक्षा में रिपीट कर दिया जाता है। पहले कौन थे, किसने सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड किया था, तो वो उमेश चंद बनर्जी ने। ये भी पूछा था, 1885 में उन्होंने प्रिसाइड किया था। और स्टार्टिंग के जो सेशंस हैं उनको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, बक मई से, ठीक है। तो पहला बंगाल में हुआ था, कोलकाता में हुआ था, मुंबई में हुआ था और इलाहाबाद में हुआ था। चल अगला प्रश्न हम देखते हैं। द फेमस टॉम ऑफ वाइफ ऑफ नवाब, यहां पे देख लेते हैं, नवाब सिराजुद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो बताइए, बहू बेगम का मकबरा कहां पर है, आजमगढ़ में है, नहीं, प्रयागराज में है, नहीं, लखनऊ में है, नहीं, फैजाबाद जिसको कि अब अयोध्या जानते हैं हम, यहां पर है, हाँ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद में है, डी आपका सही उत्तर है।
तो थैंक यू क्लास। आज के सेशन में हम इतने ही प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और प्रश्नों को लेके आएंगे, लेकिन क्लास के एंड में मैं आपसे ये जरूर कहूंगी कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। आज की क्लास में हमने ज्यादातर यूपी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, तो इसीलिए ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब क्लास में क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना पड़ता है तो क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, लेकिन जो भी एक्सप्लेनेशन मैं क्लास में आपको देती हूँ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ, जहां से आपके पहले के पेपर्स में प्रश्न बने हैं, तो उनको भी ध्यान से सुना करिए आप लोग। नेक्स्ट क्लास में हम और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक मैं फिर वही कहूंगी जाते जाते कि मुझे पता है जैसे जैसे परीक्षा पास आएगी आपको घबराहट होगी, ठीक है, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। घबराहट होना एक अच्छा संकेत है। जितनी घबराहट हो उतना अपने मन को शांत करके और पढ़िए, क्योंकि अभी आपके पास समय है, अभी कुछ भी बिगड़ा नहीं है। आप चाहें तो अभी भी प्रीलिम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और प्रीलिम्स तो बस क्वालिफाई करना है ना, तो चिंता किस बात की है। 4 ऑप्शंस तो रहेंगे ही, उसमें से थोड़ा सा याद करके चारों में से एक को टिक लगाना है, ठीक है। तो सोचिए कितना आसान है प्रीलिम्स, आसान है ना, लेकिन सबसे बड़ा कंपटीशन प्रीलिम्स में ही होता है। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो प्रीलिम्स में छट जाते हैं। ये पहली सीढ़ी है, तो उसको ध्यान से चढ़िएगा क्लास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो घबराहट अगर होती है तो होने दीजिए, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करिए, एक अच्छा सा म्यूजिक सुनिए, एक मोटिवेशनल कोटेशन पढ़िए और फिर अपनी पढ़ाई पे लगिए और कहिए मैं जितना अभी पढ़ूंगा उतना ही मुझे एग्जाम में हेल्प मिलेगी, ठीक है। और जिस दिन प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा आपके अंदर खुद मोटिवेशन आ जाएगा मेंस की तैयारी करने के लिए, और जिस दिन मेंस क्वालिफाई हो जाएगा इंटरव्यू के लिए आप खुद तैयार हो जाएंगे। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है, थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन एक एक स्टेप जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको मोटिवेशन खुद मिलता है और आपको समझ में भी आने लगता है कि हमको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से नहीं पढ़ना है। तो इस समय बिल्कुल भी अपने मन को अशांत मत होने दीजिए, ठीक है। मोटिवेटेड रहिए, खूब पानी पीजिए, अपने हेल्थ का ध्यान दीजिए और थोड़ा सा मेडिटेट करिए अगर मेडिटेशन की आवश्यकता हो, लेकिन मन को शांत जरूर रखिए। तो क्लास अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगी। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी नए प्रश्नों के साथ, ठीक है। जाते जाते कहूंगी अगर कभी भी ज्यादा घबराहट होती है शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देखो और सोचो कि हमारे माता पिता का, ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ सदा है और हम बहुत आगे जाएंगे। ये विश्वास अपने मन में रखो हमेशा, और पढ़ाई तो करनी पड़ेगी आपको। जब आप कर्म करेंगे तभी आपको फल मिलेगा। तो अपना कर्म करते रहिए, पढ़ते रहिए। जहां पर भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। पूछ लिया करिए कमेंट बॉक्स में, किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपको दिक्कत लग रही है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की सेशन को मैं यहीं पे एंड करूंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मिलूंगी नए प्रश्नों के साथ। आशा करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन खूब मंगलमय।